हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल जीडीएस जर्नी पर। शुरुआत करता हूँ मैं वीडियो की। क्या आप जानते हैं कि एक ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की नौकरी में वो रूल्स और नियम कौन से हैं जो आपकी करियर को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं? एक गलती और आपकी नौकरी दांव पर लग सकती है। एंगेजिंग अथॉरिटी, पेनल्टीज, लीव्स, रूल्स और टर्मिनेशन के वो राज जो हर जीडीएस को जानना ज़रूरी है। आज हम खोलेंगे इन नियमों की किताब और बताएंगे वो सच जो शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा। साथ ही मैं पिछली वीडियो में रूल 1 से रूल 3 तक आपको समझाया था, रूल 1 to 3 तक। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा रूल 4 से रूल 9 तक, जिसमें एंगेजिंग अथॉरिटी की शक्तियाँ, पेड लीव, इमरजेंसी लीव और मैटरनिटी लीव के क्या रूल्स हैं आपको दिए गए हैं जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 के अंदर, और किन किन कारणों से आपको नौकरी से हटाया जा सकता है, यानी आपको वो सज़ा जो आपको बर्खास्त कर सकती है नौकरी से, यानी नौकरी को खोना पड़े। क्या आप तैयार हैं इन नियमों की गहराई में उतरने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पे। रूल 4 सीधे सीधे एंगेजिंग अथॉरिटी के बारे में बताता है कि उसका पॉइंट नंबर 1 कहता है एंगेजिंग अथॉरिटी कौन होता है। हर जीडीएस, चाहे बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक हो, उसकी नियुक्ति करने वाला अधिकारी अलग अलग होता है। किस जीडीएस को कौन सा अधिकारी नियुक्त करेगा, इसकी पूरी जानकारी रूल्स की शेड्यूल में दी गई है। इसका पॉइंट नंबर 2 कहता है अगर आपको डाउट या आपको संदेह रहता है कि असली एंगेजिंग अथॉरिटी कौन है, यानी नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है, तो मामला डायरेक्टर जनरल और पोस्ट्स को भेजा जाए। इसका पॉइंट नंबर 3 बताता है साथियों सुप्रीरियर अथॉरिटी की पावर। कभी कभी एंगेजिंग अथॉरिटी कोई गलती कर देता है, जैसे ऐसे मामलों पर निर्णय ले देना जहां उसके पास अधिकार ही नहीं हो। जहां उसे निर्णय लेना चाहिए तो वहां उसने निर्णय नहीं लिया। इसके अलावा उसने नियमों के खिलाफ गलत या गैर कानूनी तरीके से काम किया है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर वाला अधिकारी यानी जो सुप्रीरियर अथॉरिटी होता है उस मामले की फाइल मंगवा सकता है और जांच कर सकता है। सुप्रीरियर अथॉरिटी के अंदर उसके ऊपर वाला अधिकारी होता है, जैसे कि आप एसएसपी या एएसपी, आईपीओ तक को जानते हैं। आईपीओ के ऊपर एसएसपी काम करता है, एसएसपी के ऊपर पीएमजी होता है यानी पोस्ट मास्टर जनरल, और पीएमजी के ऊपर सर्कल लेवल पे होता है सीपीएमजी यानी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। तो ये सुप्रीरियर अथॉरिटी उससे ऊपर वाले के मतलब नीचे वाले की फाइल मंगा के कोई भी अगर कोई घपला होता है तो उसको सुधार के लिए मंगा सकते हैं। अगर गलती पाई जाती है तो वह आदेश दे सकता है। एंगेजिंग अथॉरिटी को सही नियम रूल 8, रूल 10 के अनुसार काम करने का निर्देश देता है। रूल 5 के अंदर साथियों पावर्स ऑफ एंगेजिंग अथॉरिटी बताई गई है कि जो आपकी एंगेजिंग अथॉरिटी उनकी क्या पावर्स हैं, उनकी क्या शक्तियाँ, क्या अधिकार है। एंगेजिंग अथॉरिटी जो अधिकारी सेवक को नियुक्त करता है को यह अधिकार होगा कि रूल 9 में दी गई सजाई पेनल्टीज लागू कर सकता है। यानी हमारे जो ये जीडीएस कंडक्ट रूल है उसका रूल 9 में पेनल्टीज दी गई है, वो हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी पेनल्टीज हमें दी जा सकती है। अब अगर ज़रूरत हो तो ये अधिकार किसी और अधिकारी को भी दिया जा सकता है, यानी जो पेनल्टीज़ है आपका एसएसपी या आईपीओ लगा सकता है, जैसा कि आपको बता दूं एबीपीएम का आईपीओ और एसएसपी लगा सकता है बीपीएम का। तो उनकी जो पेनल्टीज अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो उस स्थिति के अंदर वो अपनी जो पावर है वो खुद से नीचे वाले अधिकारी को या उससे जो निम्न स्तर का जो अधिकारी है उसको भी उस पावर देके जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जो नया अधिकारी जो नियुक्त किया गया है वह कभी भी मूल एंगेजिंग अथॉरिटी से नीचे पद का नहीं होगा या नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप बीपीएम है और आपने कोई आपकी नियुक्ति एसएसपी ने की है। अगर आप बीपीएम से कोई बड़ी गलती हो जाए तो एसएसपी ही सजा दे सकता है, लेकिन एसएसपी अवेलेबल है तो हेड ऑफ द रीजन किसी और ऑफिसर को लिखित आदेश से ये पावर दे सकता है कि आप इस के विरुद्ध कार्रवाई कीजिए। ये नया अधिकारी एसएसपी से छोटा अधिकारी नहीं हो सकता। और रूल 6 के अंदर हमारे पेंशन, जीडीएस, ग्रेचुइटी और सर्विलेंस अमाउंट के बारे में बताया गया है, जिसमें हमारे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फ़ायदे हैं। इसके अंदर मैं बता दूं आपको जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक को पेंशन का हक नहीं है, इस रूल के अंदर स्पष्ट लिखा गया है। रूल 6 में लिखा गया है कि जीडीएस को पेंशन का हक नहीं होगा, लेकिन सरकार उन्हें क्या क्या दे सकती है। जीडीएस ग्रेचुइटी दे सकती है, सर्विस अमाउंट दे सकती है, या फिर एसडीबीएस यानी सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम के द्वारा इस सरकार आपको दे सकती है, और ये समय समय पर पे करती है। रूल 7 के अंदर साथियों लीव्स दी गई है, हमें कितनी प्रकार की लीव्स मिलती है। इसके अंदर फर्स्ट एक तो सबसे पहले पेड लीव का रूल्स कहता है कि जीडीएस को 20 दिन की पेड लीव मिल सकती है हर साल, यानी हर 6 महीने में 10 छुट्टी, फिर अगले 6 महीने में 10 दिन। छुट्टियाँ सरकार समय समय पर तय करती है, जैसे कि अभी आपको पता है इस रूल में कुछ अपडेट किया गया है, चेंज किया गया है। जैसा कि कुछ दिनों पहले अपडेट आपने सुना था, 40 दिन तक आप आपकी छुट्टियाँ जमा कर सकते हैं, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। और ध्यान देने वाली बात साथ ही यहाँ है, अगर सेवक छुट्टी खत्म होने के बाद समय पर ज्वाइन नहीं करता है तो वो नियम तोड़ेगा। कहने से समझते हैं 10 दिन की छुट्टी मिली है और उसने 5 दिन ही ली है, लेकिन उसके बाद भी वो बिना बताए एब्सेंट रहता है तो वह लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो उस पर रूल 10 के तहत कार्रवाई हो सकती है, एंगेजमेंट से भी हटाया जा सकता है। ये एकदम स्पष्ट है। आगे रूल्स में आपको और ख़तरनाक चीज़ पता चलेगी, आगे
थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, आगे समझाऊंगा। रूल 7A, रूल 7A के अंदर इमरजेंसी लीव है, आपातकालीन छुट्टियाँ, मतलब अचानक जरूरत पड़ने पर छुट्टी। हर जीडीएस को 5 दिन की इमरजेंसी लीव का हक है हर साल। ये लीव पेड अनपेड इसकी जानकारी रूल्स में क्लियर नहीं है। अगर कोई जीडीएस जिसने इमरजेंसी लीव का यूज़ किया है तो वो कमेंट में ज़रूर बताइए कि उन्हें पेड लीव मिली थी अनपेड थी, क्योंकि रूल्स में क्लियर नहीं किया गया है। अगर सरकार चाहे तो इस लीव को बढ़ा भी सकती है। रूल 7B के अंदर मैटरनिटी लीव है फॉर फीमेल जीडीएस। महिला जीडीएस को मातृत्व अवकाश मिलता है, जो कि सिर्फ महिला जीडीएस को मिलेगा। अगर कोई महिला ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस और उसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं तो उस स्थिति में उसे 180 दिन का यानी लगभग 6 महीने की मातृत्व छुट्टी मैटरनिटी लीव मिल सकती है और शर्तें समय समय पर विभाग द्वारा तय की जाएगी। लेकिन अगर महिला जीडीएस के पहले से ही 2 बच्चे जीवित हो तो उसे यह छुट्टी नहीं मिलेगी। यानी हमारे 2 की उसको यहाँ जोड़ दिया गया है, यानी 2 से ज़्यादा बच्चे करोगे तो आपको ये छुट्टी का लाभ नहीं मिल सकता। तो के अंदर आपके बच्चे या 2 बच्चे हैं तो उस स्थिति में महिला जीडीएस को ही मिल सकता है। रूल 8 में है टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट, नौकरी समाप्त करने का नियम। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो मेरा थंबनेल का मेन थीम था। मतलब जीडीएस की नौकरी कब और कैसे ख़त्म हो सकती है। अगर कोई जीडीएस अपनी नियुक्ति की तारीख से 3 साल लगातार सेवा पूरी नहीं करता है तो उसकी नौकरी कभी भी लिखित नोटिस देकर ख़त्म की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर विभाग नौकरी से हटाए, मान लीजिए किसी जीडीएस का काम संतोषजनक नहीं है और उसकी 3 साल की सर्विस पूरी नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में साथियों एंगेजिंग अथॉरिटी उसे 1 महीने का नोटिस देकर नौकरी से हटा सकती है। एंगेजिंग अथॉरिटी कोई उच्च अधिकारी या अगर विभाग हटाना चाहता है तो तुरंत नौकरी खत्म करनी पड़े, वो भी बिना 1 महीने का इंतजार किए, तो जीडीएस को 1 महीने का वेतन और डीए देकर लो भैया आपकी छुट्टी, ऐसे कर सकता है। ये रूल्स में स्पष्ट दिया गया है। आपका कोई भी नहीं है परमानेंट का कि आप हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हो। रूल ये साफ लिखा गया है। रूल 8 का पॉइंट नंबर 1 देख लीजिएगा जाके, आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी इस बार का। नोटिस कोई भी दे सकता है। अगर जीडीएस खुद भी नौकरी छोड़ना चाहे तो वो भी छोड़ सकता है, उसके ऊपर कोई भी ऐसी बाध्यता नहीं है। अगर वह एंगेजिंग अथॉरिटी को 1 महीने पहले नोटिस लिख के देता है तो 1 महीने बाद उसकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। अगर किसी जीडीएस की नौकरी रूल 8 के तहत समाप्त होती है, यानी जो मैंने अभी बताया रूल 8 के अंदर कौन से टर्मिनेट ऑफ ये जीडीएस के रूल्स है, उसके तहत अगर नौकरी खत्म होती है तो उसको जीडीएस ग्रेचुइटी या सर्विस अमाउंट नहीं मिलता है। ये स्पष्ट दिया गया है। अगर आप 2 साल के अंदर रिटायर्ड यानी रिटायर्ड तो क्या आपको निकाल दिया जाता है या आपको छुट्टी कर दी जाती है तो आपको ये नहीं मिलेगा ये लाभ। रूल 9 में नेचर ऑफ पेनल्टीज दी गई है, यानी जो आपको दंड दिया जाता है उसका स्वरूप है। अगर कोई जीडीएस अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता है, नियम तोड़ता है या विभाग की छवि खराब करता है तो उस पर सजा यानी पेनल्टी लगाई जा सकती है। वे सजाएं 2 प्रकार की होती है। एक सजा होती है छोटी यानी माइनर और एक सजा होती है मेजर जिसको बड़ी कहा जा सकता है। अगर आपने ड्यूटी में लापरवाही की है, भविष्य में ऐसा ना करें, ऐसा कहकर आपको चेतावनी दी जा सकती है। इसका पॉइंट नंबर 2 बताता है कि अगर आप ऐसी कोई गलती करते हो तो आपको भर्ती परीक्षा से रोक दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए जीडीएस को भविष्य में होने वाली भर्ती या परीक्षा जैसे एमटीएस, पोस्टमैन या मेलगार्ड में बैठने से रोका जा सकता है। अगर पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो जीडीएस को सेक्शन कम सीनियरिटी यानी वरिष्ठता योग्यता आधारित प्रमोशन से भी कुछ सालों तक आपको रोका जा सकता है। ये आपकी माइनर पेनल्टीज है जो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 कहता है इसका सरकारी नुकसान की भरपाई करना। अगर आपकी गलती से सरकार को कोई आर्थिक नुकसान कर दिया गया है, जैसे डाक या पैसा गुम हो गया, गलत भुगतान हो गया, मोबाइल का कुछ भी, तो उसकी भरपाई आपकी सैलरी यानी टीआरसीए से की जाएगी, ऐसा इसके अंदर लिखा गया है। इसके साथ ही 5वां पॉइंट कहता है कि आपकी टीआरसी की वार्षिक वृद्धि भी रोकी जा सकती है, यानी जो आपका इंक्रीमेंट लगता है 1 साल पर वो भी आपको रोका जा सकता है। ये रूल नंबर 9 के 1 से लेकर 5 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये देख लीजिएगा आप एक बार पीडीएफ में भी अच्छे से। अब मैं बात करता हूँ कुछ मेजर पेनल्टीज कौन कौन सी हमारे ऊपर लगाई जा सकती है, यानी टीआरसीए स्लैब में कटौती। पहले जो मैंने बताया टीआरसीए की वार्षिक वृद्धि यानी आपकी जो वार्षिक इंक्रीमेंट लगती है उसमें कटौती, यानी उसको रोक दिया जाएगा। दूसरा ये थोड़ी मेजर पेनल्टी है जिसके अंदर आपकी टीआरसी यानी आपका टीआरसी मान के चलिए 10,000 है अभी वर्तमान में, आपकी उस टीआरसी में भी कटौती की जा सकती है। ऐसे नहीं आपकी बढ़ोतरी को रोका जाए बल्कि आपकी टीआरसी में कटौती भी की जा सकती है। मानिए जीडीएस को जो टीआरसी मिलता है यानी टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस यानी बेसिक भत्ता मिलता है, उसमें 3 साल से ज़्यादा समय के लिए कटौती की जा सकती है। ये आपके रूल्स में दिया गया है। यह कटौती स्थायी होगी यानी परमानेंट नहीं होगी, इसको वापस कुछ 3 साल बाद यानी वापस बताया जा सकता है। वो नियम उनके ऊपर लगाता है कि वो कब तक आपके ऊपर कटौती लगाते हैं। कटौती के दौरान ये भी तय किया जाएगा कि उस समय में आपको सालाना वृद्धि मिले या नहीं, यानी आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी उसके अंदर वो
लगा सकते हैं उनके ऊपर। यह भी कटौती खत्म होने के बाद आपकी आगे की इंक्रीमेंट रुकेगी, यानी ये सब रूल्स में दिया गया, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जीडीएस की टीआरसी 10,000 रुपये है, अगर दंड के रूप में उसे 9,000 पर लगाया और उसे 3 साल तक वही 9,000 मिलेगा, हो सकता है उस अवधि में इंक्रीमेंट रुके और बाद में फिर से शुरू हो, ये चीज़ उनके ऊपर डिपेंड है। पॉइंट नंबर 7 कहता है अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कंपल्सरी रिटायरमेंट। अगर जीडीएस पर गंभीर आरोप साबित हो जाते हैं तो उसे कंपल्सरी रिटायरमेंट दी जाती है। इसमें जीडीएस को उसके काम की अवधि यानी सर्विस पीरियड के हिसाब से ग्रेचुइटी प्लस एचडीबीसी पेंशन जैसी स्कीम का लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर गंभीर आरोप लगते हैं तो इस स्थिति में उनको मिलता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जीडीएस 15 साल सेवा की और उसे कंपल्सरी रिटायरमेंट दी गई है तो उसे 15 साल की ग्रेचुइटी और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन नौकरी तुरंत खत्म हो जाएगी। पॉइंट नंबर 8 कहता है नियुक्ति से हटाना यानी रिन्यूअल फ्रॉम सर्विस। जीडीएस को उसकी जॉब से हटा दिया जाएगा, लेकिन आगे भविष्य में दोबारा किसी जीडीएस पोस्ट पर या डाक विभाग की नौकरी में वह अयोग्य नहीं होगा, एक रूल ये कहता है। और इसके अलावा इसका पॉइंट नंबर कहता है कि बर्खास्ती यानी डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस, ये सबसे बड़ा दंड है। इसमें जीडीएस की नौकरी को तुरंत खत्म होगी कि साथ ही वह भविष्य में डाक विभाग की किसी भी नौकरी के लिए अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर जीडीएस ने जानबूझकर डाक पैसा गबन किया है, ऊपर से उड़ाया है, तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है, फिर वह कभी भी पोस्ट ऑफिस या जीडीएस में नौकरी नहीं कर पाएगा। अब नोट यहाँ समझिए साथी, रूल 9 का नंबर 4 में जो सरकार के नुकसान की वसूली यानी रिकवरी वाला दंड है किसी भी स्तर पर और पूरी तरह से लगाया जा सकता है। यानी अगर 50,000 का नुकसान हुआ है तो पूरा पैसा वसूला जाएगा, चाहे अन्य दंड भी लगे या ना लगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे अभी काफ़ी रूल्स बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको इसी चैनल पर एक एक रूल्स को अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो सारे वीडियो आपको देखना है। मेरे जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल के जितने रूल है वो अच्छे से समझ लेना। मैं हर एक रूल्स पर अच्छे से एकदम डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, आप उसका फ़ायदा लीजिए और एक जागरूक होइए और इस जीडीएस को भी आगे से आगे शेयर कीजिए, जागरूक कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें जीडीएस एकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो जीडीएस का पतन होना निश्चित है। आज के वीडियो में रूल इतने ही, आगे की वीडियो में मैं नेक्स्ट रूल्स समझाऊंगा, हमें जल्द ही आएगा क्योंकि 2026 आ रहा है, नया वेतन आयोग आ रहा है, उसके लिए साथी तैयार रहना क्योंकि इतनी आसानी से हमें 8वां वेतन आयोग नहीं मिलेगा। मेरा उद्देश्य उस वेतन आयोग से पहले आप सभी को, हम सभी को तैयार होना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, डाक सेवा।